इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन है इज यूज टू वेल्ड रेटिना डिटैचमेंट। ठीक है। इफ लेजर पल्स ऑफ विथ 60 मिली सेकेंड्स एंड पावर 0.5 किलोवाट इज यूज्ड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द पल्स। बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने पल्स में कितने होंगे। तो देखो पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एनर्जी मिल जाएगी, और एनर्जी को अगर हम फोटोन एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे। तो भाई नंबर ऑफ फोटॉन्स हम लोग सीधे सीधे लिख पाएंगे कितना पावर है इनटू टाइम एनर्जी हो जाएगी एंड डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। करूं मैं आगे? सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 11th में। 11th क्वेश्चन में कह रहा है इन अ फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पासेस थ्रू मर्करी वेपर and emerges with an energy 0.7 electron volt. The minimum wavelength of photon emitted by mercury atoms. मतलब वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ, सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन है। इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है मरकरी में 5.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है तो उसके पास एनर्जी है 0.7। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि मरकरी एटम से कुछ एनर्जी एमिट हो जाएगी। तो वो एनर्जी कितनी रही होगी? बोल सकते हैं, इन्हीं दोनों का डिफरेंस होगा। तो 5.6 माइनस 0.7 तो ये हो जाएगा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा कैसे निकाल सकते हैं? लैम्डा निकाल सकते हैं 1240 अपॉन 4.9। आ रहा है आंसर इससे? 1240 डिवाइडेड बाई 4.9, तो ये 253 नैनोमीटर के आसपास आ रहा है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन में कह रहा है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल इज चेंज्ड फ्रॉम 300 टू 400। द डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज क्लोज टू। तो देखो एच सी बाई लैम्डा 1 इज इक्वल टू 5 प्लस ई वी वन, और एच सी बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 5 प्लस ई वी टू। तो यहां से अगर हम ई वी वन माइनस वी टू निकालेंगे तो ये होगा एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस एच सी बाई लैम्डा 2। सॉल्व कर लो तो ये आएगा 1240 अपॉन 300 माइनस 1240 अपॉन 400। तो डेल्टा वी निकालना है यहां से। हम्म हम्म तो ये कुछ 1.03 के आसपास आता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा तो डेल्टा वी निकालने के लिए उसको वोल्ट लिख देंगे। बोलिए 16 नंबर। कुछ है ही नहीं ऐसा कि ना हो क्वेश्चन। 18 देखिए, 18 पूछा है। 18 क्वेश्चन में इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द रेजोल्यूशन दैट कैन बी अचीव्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन टू रिजॉल्व अ विड्थ, यानी कि लैम्डा जो होना चाहिए वो इसी रेंज का होना चाहिए 7.5 इंटू 10 पावर -12। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए। तो लैम्डा को एनर्जी के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई लिखेंगे। क्यों भाई? तो के ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? के ई की वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। निकालो जरा क्या आएगा। तो ये आएगा 6.6 10 पावर -34 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। m मतलब इलेक्ट्रॉन है तो 9.1 10 पावर -31, और लैम्डा स्क्वायर यानी 7.5 10 पावर -12 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन है केवल तगड़ा। देखो क्या आएगा, डिवाइडेड बाई तो ये वैल्यू आती है 4.25 10 पावर -15। तो ये आएगी जूल में, तो इसको बदल लेना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो
तो ये 2.659 इंटू 10⁴ आ रहा है, यानी अप्रोक्सीमेटली 26 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। है कोई आंसर ऐसा? सी वाला है? अरे भाई काइनेटिक एनर्जी को ही तो ईवी लिखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल में। तो ये जो फॉर्मूला है एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्स। तो के ई मैक्स की तो वैल्यू होती है ईवीएस स्टॉपिंग वोल्टेज में। क्लियर है ऋषभ आपका डाउट? देन क्वेश्चन नंबर है 20। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत थोड़े से हैं, क्वेश्चन इसलिए करने बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में क्या है देखो, अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया गिवन है इज इल्यूमिनेटेड बाय अ रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन गिवन है, ठीक है। और कह रहा है कि 10% केवल फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। तो कितने फोटो इलेक्ट्रॉन है और उनकी मैक्सिमम एनर्जी क्या है? तो देखो मैक्सिमम एनर्जी तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसे ही दिख रही है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ही निकालने हैं। तो पहले ये देखते हैं, एनर्जी फॉलिंग ऑन प्लेट, प्लेट पे कितनी एनर्जी फॉल हो रही है? तो जो एनर्जी फॉल हो रही है वो दी हुई है 16 मिली वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो प्लेट एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻⁻⁴, और मिली है तो हो जाएगा 10⁻⁻7 जूल पर सेकेंड। इतना एनर्जी निकल रही है। नाउ व्हाट इज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन? हर एक फोटोन की कितनी एनर्जी है? तो हर एक फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। तो इसको भी चाहो तो कन्वर्ट कर लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड कैसे निकालेंगे? तो टोटल एनर्जी में से एनर्जी ऑफ ईच फोटोन से डिवाइड कर दो। क्यों भाई, कितना बचेगा? 10⁻13 आएगा क्या? बोलो। सर 10⁻11 आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड 10⁻12 हो जाएगा। सी आंसर आएगा। 11 कैसे आएगा? क्या आंसर दिया है 20 का? डी दिया हुआ है। 11 कैसे आएगा भाई? 19 है तो इसको अगर हम 1.6 करेंगे 13 ही आएगा। कहाँ गड़बड़ हो रही भाई? मिली वॉट है 10⁻⁻6। कहाँ मिस्टेक हो रही है? ये आंसर ही में रॉन्ग है। हाँ, ये 10 मल्टीप्लाई किया ना जब इसमें, तो ये 16 बन जाएगा ना। तो ये वैल्यू आएगी 10⁻12, तो ये वैल्यू आएगी 10⁻11। ठीक है, ठीक ठीक है। देन 20 के बाद पूछा है 33। 33 देखिए, 33 भी आईआईटी में पहले आ चुका है क्वेश्चन एडवांस में, और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मेन में आया है। कह रहा है अ बीम ऑफ लाइट हैज टू वेवलेंथ्स 4972 एंड 6216 with a total intensity given है equally distributed among the two wavelengths. The beam falls normally on an area of 1 centimeter square of a clean metallic surface of work function. अब ध्यान से देखो, इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है। तो अगर हम 4972 वाले की एनर्जी निकालें कितनी आएगी? तो 12400 डिवाइडेड बाई 4972 करो तो ये वैल्यू आएगी 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लेकिन अगर जो दूसरा वाला है उसकी एनर्जी निकालोगे 6216 का, तो इसकी एनर्जी 1.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये वाला जो फोटोन है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना? तो वर्क फंक्शन से तो कम है,
तो केवल इलेक्ट्रॉन यही निकालेगा 2.49 वाला। ठीक है, तो टोटल एनर्जी फॉलिंग कितना हो जाएगा? तो टोटल एनर्जी फॉलिंग में 3.6 का पहले तो हाफ कर दो, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है, तो 10⁻⁴ और मल्टीप्लाई कर दो तो 1.8 10⁻⁷ जूल पर सेकेंड, इतना एनर्जी फॉल हो रहा है। नंबर ऑफ फोटॉन्स, सेम क्वेश्चन है फिर से, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड क्या बनेगा? तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड हो जाएगा इस एनर्जी में एनर्जी ऑफ ईच फोटोन से डिवाइड कर दो, तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन है 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेना, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएगा। ठीक है, और ईच फोटोन इज इक्वल टू ईच इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। तो हमसे पूछा है 2 सेकेंड में कितने होंगे, तो 2 और मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा 33। बोलिए। यस सर। ठीक है, देन पूछा है 62। 62 में 62 में कह रहा है 50 watt per meter square energy density of sunlight is normally incident on a surface of a solar panel. Some part of energy is reflected and rest is absorbed. The force exerted by 1 meter surface area will be close to. तो अब ऐसे देखो, हाँ इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमको, हालांकि पहले ये पार्ट सिलेबस में था, अभी है नहीं काफ़ी टाइम से, तो चलो देख लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि कोई फोटोन आया जिसका मोमेंटम है h/λ, तो अगर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, मोमेंटम चेंज अगर ये एब्जॉर्ब होता है तो इसका मोमेंटम चेंज होता है h/λ, लेकिन ये अगर रिफ्लेक्ट हो जाए तो मोमेंटम में चेंज क्या आएगा? रिफ्लेक्ट होने के बाद मोमेंटम में चेंज कितना आएगा? तो रिफ्लेक्ट होने के बाद मोमेंटम में चेंज आएगा 2h/λ। ठीक है, अच्छा अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड कैसे निकाल सकते हैं? तो वो निकाल सकते हैं कि पर सेकेंड कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, तो n का मल्टीप्लाई कर दो, तो पर सेकेंड कितने फोटॉन गिर रहे हैं उसको हम लोग ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, p/hc/λ, तो ये वैल्यू आ जाती है p/c। और अगर हम यहाँ पे निकालेंगे कि टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड कितना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2p/c। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये फोर्स लगेगा जब रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये फोर्स लगेगा जब एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अब उसमें से कह रहा है कि 25% रिफ्लेक्ट हो रहा है और 75% एब्जॉर्ब हो रहा है, तो फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? तो क्या करो, 25% रिफ्लेक्ट हो रहा है तो 25 मल्टीप्लाई करके 2p/c कर दो, और 75 मल्टीप्लाई करके p/c कर दो। समझ में आया? तो देखो क्या आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1.25 इंटू पी और अपॉन सी, देखो कितना आएगा ये, तो ये आ रहा है 2.08 इंटू 10⁻⁻⁷, यानी अप्रोक्सीमेटली 20 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। बोलिए, क्लियर है? 62 में जो कॉन्सेप्ट बताया वो क्लियर है? बताओ कोई डाउट है तो। फोटोन अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो हो जाएगा पावर अपॉन सी, और अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो फोर्स हो जाएगा 2 टाइम्स पावर अपॉन सी। तो अब उसमें से ये कह रहा है कि 25% रिफ्लेक्ट हो रहा है और 75% एब्जॉर्ब हो रहा है, तो 25% में 2p/c किया है और 75% में p/c किया है। ठीक है, 62। देन 66 अब हो जाएगा। बोलिए, 66 भी सेम क्वेश्चन है, मोमेंटम ट्रांसफर्ड पूछा हुआ है इन 40 मिनट्स। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड को हम लोग क्या लिखते हैं? पावर, पावर हो जाएगा 25 इंटू एरिया मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 25 तो ये हो जाएगा पावर, और पावर इंटू टाइम कर देंगे, या पावर में सीधे सीधे डिवाइड कर दो सी का, तो फोर्स एक्सर्टेड आ जाएगा।
तो दिस इज मोमेंटम चेंज पर सेकेंड। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कैसे आएगा, तो फोर्स इंटू टाइम कर दो, तो ये 625/c और इंटू टाइम यानी कि 40 मिनट्स। मिनट्स में नहीं करना, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। एंड 88 देखिए, 88 में an electron of mass m and magnitude of charge e is initially at rest, gets accelerated by constant electric field. The rate of change of de Broglie wavelength at time t। तो देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अगर कोई पार्टिकल u इक्वल टू 0 से शुरू हुआ है, एक्सीलरेशन की वैल्यू है उसकी E/m, ध्यान से समझना। तो ये बताओगे कि t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं at। at का मतलब होगा E/t/m। तो लैम्डा कितना होता है, लैम्डा होता है डी ब्रॉगली वाला h/mv। तो ये आएगा h/e/t आएगा। लेकिन हमसे पूछा हुआ है डी लैम्डा अपॉन डी टी, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये आएगा h/e/t² हो जाएगा बस। ठीक है, 88 डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाला, उसका रेट ऑफ चेंज पूछा हुआ है, डिफरेंशिएट कर दिया। बोलिए, ठीक है। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉगली के क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यही दोनों पार्ट कंप्लीट किए थे, और अगला पार्ट जो हमको स्टडी करना है दैट इज, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक का मतलब इसमें कौन कौन आ जाएगा, तो हाइड्रोजन तो आ ही जाएगा, He+ आ जाएगा, Li2+ हो जाएगा, इस तरह से। मतलब कि सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम होना चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स का लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें हैं जो मेन मेन है। सबसे पहली बात तो यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, और न्यूक्लियस उसके सेंटर पे प्रेजेंट है। न्यूक्लियस पे चार्ज हो गया Ze, ठीक है, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन m, -e, देखना ध्यान से, और ये इलेक्ट्रॉन v स्पीड से r रेडियस में घूम रहा है। तो अगर हम इसमें सर्कुलर मोशन की कॉन्सेप्ट लगाएं, तो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में क्या लिखेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा 1/4πε0 इंटू Ze²/r², एंड दिस इज इक्वल टू mv²/r। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और दूसरा इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और देखा जाए तो बोहर मॉडल की जो सबसे बड़ी खास बात है वो यही है, एंड दिस इज कॉल्ड बोहर क्वांटाइजेशन रूल। मतलब बोहर मॉडल जो है वो बोहर क्वांटाइजेशन रूल पे बेस्ड है। तो बोहर क्वांटाइजेशन रूल क्या है, बोहर क्वांटाइजेशन रूल यही है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग L लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है ना, इसमें से ये जो n है, n क्या बनेगा बताओगे, व्हाट इज n? n क्या है यहाँ पे, n यहाँ पे है क्वांटम स्टेट, n इक्वल टू 1 2 3 4। इनको हम लोग शेल्स के लेवल से बाद में रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है, तो अब है क्या, हमें जो जो बातें ध्यान रखनी है मोटी मोटी। सबसे पहले अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो आर का वैल्यू क्या आएगा सॉल्व करके, मालूम है किसी को? आर का वैल्यू क्या आता है? हम्म आर का वैल्यू आता है एच स्क्वायर अपसाइलन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, और बाहर आएगा एन स्क्वायर बाई जेड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो पहला फॉर्मूला तो हमें यही याद रखना है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, याद भी कर रखा होगा ना पहले तो। और जिसमें ये जो 0.53 है इसको हम आर नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बोहर रेडियस, दिस इज ऑल्सो नोन एज बोहर रेडियस। ठीक है, देन अगर हम v निकालें तो v का वैल्यू क्या आएगा? हम्म क्यों भाई, ये r का वैल्यू रखो इसमें और v निकालो जरा, v कितना निकल के आ रहा है। किसी भी इक्वेशन में r रखो और v निकालो, देखो बताओ क्या आता है। जरा देख लो, मुझे थोड़ा हल्का हल्का ही याद है, ये ई स्क्वायर अपॉन 2h अपसाइलन नॉट आना चाहिए शायद, इंटू जेड अपॉन एन, और इसकी वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये आएगा 2.1 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और इंटू जेड अपॉन एन। तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी एटम के लिए किसी भी ऑर्बिट में वेलोसिटी निकालने में हमें यूज होगा। ये दोनों एक्सप्रेशन हमको ठीक तरह से याद रखने हैं। एच क्या है, एम क्या है, अपसाइलन नॉट क्या है, ई क्या है, एन क्या है, जेड क्या है, इन सब में किसी में डाउट है तो पूछिए अभी। ठीक है, अब इतना काम होने के बाद हमसे और भी बहुत सारी चीजें निकालने के लिए बोल सकता है, बट हम उसके फॉर्मूले नहीं निकालेंगे, हम बस ये ध्यान रखेंगे कि उनको हम v और r से कैसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड को लिख सकते हैं v अपॉन r, या फिर हमसे कहेगा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड को क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड को लिख सकते हैं हम लोग 2πr अपॉन v, या फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे 1 अपॉन टाइम पीरियड, या हमसे कहेगा रेडियल एक्सीलरेशन, तो रेडियल एक्सीलरेशन को लिखेंगे v स्क्वायर बाई आर, या हमसे कहेगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है, या हमसे कहेगा मैग्नेटिक मूवमेंट, या ऐसे लिखो पहले इक्विवेलेंट करंट, रिवॉल्व होने से करंट जो प्रोड्यूस हो रही है, करंट की वैल्यू होगी ई अपॉन टी टाइम पीरियड। फिर मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है म्यू इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया, एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है करंट कैरिंग लूप के लिए, तो ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। कहने का मतलब तुम ये देख लो कि निकाला हम लोगों ने सिर्फ v और r है, बाकी सारी क्वांटिटीज हम इनकी हेल्प से निकाल सकते हैं। किसी भी दो ऑर्बिट में अगर हमें कंपेयर करना है कि इलेक्ट्रॉन अगर 2 में है या इलेक्ट्रॉन अगर 3 में है, तो टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। यहाँ तक जितनी बातें मैंने कही हैं, इसमें कहीं भी डाउट है कोई तो बोलिए अभी, नोट कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। क्वांटम स्टेट का मतलब ये है कि जैसे इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में है तो उसको हम लोग के शेल बोल सकते हैं। बोहर ने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन कोई भी रैंडम रेडियस में नहीं घूमेगा। बोहर का कहना था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में ही घूमेगा। कौन सी स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में घूमेगा, तो उन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में घूमेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। ठीक है ना, तो जब n इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है तो उसको हम लोग बोल देते हैं ग्राउंड स्टेट। फिर अगर n इक्वल टू 2 रखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के, मतलब शेल्स हो गए उसके अलग अलग एक तरह से। n इक्वल टू 3 रखेंगे तो उसकी हो गई सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से। तो उन्हीं को हम लोग एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, उन्हीं को हम लोग क्वांटम स्टेट भी बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं उसको, क्वांटम नंबर। यस सर, क्वांटम नंबर बोला हाँ है बस सर। वही चीज है, वही चीज है।
ठीक है। इसके बाद इसमें एक जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन बनता है वो ये कि नीचे इसमें लिख देते हैं नोट करके कि इन सम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस potential energy of atom is given as a function of r. Potential energy of atom is given as a function of r. तो अगर देखो पोटेंशियल एनर्जी हमको पहले से दी हुई है तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं यूजिंग माइनस डी यू बाई डी आर। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब अगर साइन के साथ आ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और उसके मैग्नीट्यूड को हम एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल करेंगे। मतलब जो हमने ऊपर लिख रखा है वो तो हो गया डिफॉल्ट वाला जो हमारा बोर मॉडल है। बट क्वेश्चंस में क्या होगा, क्वेश्चन में कभी ऐसा होगा कि मान लो कि एक ऐसा एटम है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कुछ और दिया हुआ है, तो उस केस में फोर्स चेंज हो जाएगा। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो ये कितना होगा वो हमें इससे निकालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी काम फिर वैसे ही है। तो एक इक्वेशन हो जाएगी F इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। तो इन दोनों की हेल्प से हमें रेडियस और वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। क्वेश्चंस इस तरह के आए भी हुए हैं कई बार। ठीक है, देखो जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इसी में है डीपीपी में ही। ये जैसे क्वेश्चन नंबर 77, देखो ध्यान से करो इसको। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, करो ट्राई अपने आप। देखो इसमें, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के आर स्क्वायर है। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। तो ऐसा करेंगे तो ये माइनस के आर आएगा। तो एम वी स्क्वायर बाई आर को हम लोग लिखेंगे के इंटू आर, इक्वेशन 1, और एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। ये हो जाएगा बोर्स क्वांटाइजेशन रूल। तो इन दोनों से जरा सॉल्व करो क्या आता है। क्यों भाई, v का वैल्यू r के टर्म्स में पहले आ जाएगा, v इक्वल टू आर अंडर रूट ऑफ के बाई एम आ रहा है। और अगर हम ये रख दें तो ये हो जाएगा m अंडर रूट के बाई एम इंटू आर स्क्वायर इज एन एच अपॉन टू पाई। तो क्या यहाँ से आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एन आ रहा है, तो आर प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन हो गया। पहला तो यही आ गया। और एनर्जी क्या होगा, देखो एनर्जी को हम लोग लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि केवल एन पे डिपेंडेंसी पूछी हुई है, तो एन पे डिपेंडेंसी तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि एनर्जी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो एनर्जी एन के प्रोपोर्शनल हो गई बस। भाई पोटेंशियल एनर्जी से ही देख लो, पोटेंशियल एनर्जी आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और आर स्क्वायर एन के प्रोपोर्शनल है सीधा क्वेश्चन बोलो। यस सर यस। ठीक है, तो देखो दो चीजें हम लोगों ने निकाली यहाँ पे अभी तक फिलहाल, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के अंदर, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम सारे, किसी भी ऑर्बिट में रेडियस क्या है और किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है। अब रेडियस और स्पीड के ऊपर इतनी सारी बातें हैं जो डिपेंड कर रही हैं, तो हम ये भी निकाल सकते हैं, इनके भी प्रॉब्लम्स हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट साइन डालते हैं, वेरियस एनर्जी स्टेट्स ऑफ एन एटम। अब हम वापस से अपने डिफॉल्ट वाले वाइडी उस पे आते हैं, बोर मॉडल पे। तो अब ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितना लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो जरा वी स्क्वायर का वैल्यू रखो यहाँ पे, क्या आएगा, तो ये आ जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट आर। तो ये बनेगा जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई अपसाइलन नॉट आर। पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे अगर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी,
एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, तो ZE² अपॉन 4πε0r होगा माइनस साइन के साथ। तो ये बनेगा माइनस ZE² अपॉन 4πε0r। और अगर हमें टोटल एनर्जी चाहिए तो टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल अगर करोगे तो माइनस में बचेगी और 4 पाई का 8πε0r हो जाएगा। देखो टोटल एनर्जी, ठीक है ना। और अगर हम r का वैल्यू यहाँ पे रख दें तो ये जो टोटल एनर्जी निकल के आएगी इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं RHC इंटू Z² अपॉन n², या RHC की वैल्यू लग दें तो ये हो जाता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² अपॉन n²। तो चाहे जैसे याद रखो, R क्या है यहाँ पे, तो भाई सुना है R के बारे में? सर पर कांस्टेंट। R इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट, ठीक है ना। और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 1.09 इंटू 10⁻7 पर मीटर है, ध्यान रखना, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। एंड RHC पूरे को हम लोग बोलते हैं 1 रिडबर्ग एनर्जी, एंड 1 रिडबर्ग एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो नोट करो। और ये जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, ये वाला और ये वाला, इन तीनों में अगर तुम रिलेशन बनाओगे तो एक रिलेशन तुमको ये भी मिल जाएगा कि जो टोटल एनर्जी है वो माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 है या नहीं है? तो एक ये रिलेशन याद रखो, व्हेन रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एट इंफिनिटी। इतनी चीजें और नोट करो। मतलब ये क्या हो गया कि एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन n=1 में है तो उसकी एनर्जी अलग होगी, 2 में अलग होगी, 3 में अलग होगी, तो अलग अलग स्टेट्स हो गए, एनर्जी स्टेट्स, जिनको हम क्वांटम स्टेट्स भी बोलते हैं। तो किसी भी स्टेट में अगर एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी, तो क्या तरीका है टोटल एनर्जी निकालने के लिए? काइनेटिक और पोटेंशियल का हम सम करेंगे। तो वही किया हुआ है, ध्यान से देखो। तो बाद में वो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रख दी, तो वैल्यू रखती तो उसकी वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी Z² अपॉन n² बच रहा है। एन किसी भी स्टेट में निकालेंगे अलग अलग रखेंगे और जेड की वैल्यू अलग अलग एटम के लिए अलग अलग आएगी। तो मेरा ये सजेशन है कि टोटल एनर्जी याद रखो, और टोटल एनर्जी से अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर लेना, ठीक है ना। और हमें एनर्जी स्टेट ध्यान भी रखने हैं। तो जैसे n=1, n=1 कहलाएगा ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, ठीक है। फिर इसी तरह से अगला है n=2, n=2 इज सेकेंड एनर्जी लेवल, ये कहलाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, फर्स्ट और 1 और 2 में गैप बहुत ज़्यादा होगा, फिर 2 और 3 में उतना गैप नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड एनर्जी लेवल, या इसको क्या नाम देंगे, दिस इज कॉल्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से। फिर और ऊपर जाएंगे तो गैप और कम हो जाएगा, n=4, और ऊपर जाएंगे तो गैप और कम हो जाएगा, n=5, और n=infinity तो एकदम ही पास में आ जाएगा, समझ लो ऐसे। ये हो गया n=infinity, देखो। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे गैप कम होता जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज ध्यान रखनी है हमको, वैल्यूज की किसकी ध्यान रखनी है। जैसे दो वैल्यूज हमें ध्यान रखनी है, एक हाइड्रोजन एटम के लिए और एक हीलियम एटम के लिए, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं हाइड्रोजन एटम, इधर लिख देते हैं हीलियम प्लस
एटम। ठीक है, वैल्यूज देखना कैसे लिख रहे हैं। ये वाली वैल्यू हो गई n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये वैल्यू हो गई n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग। ऊपर जाते जाएंगे तो गैप कम होता जा रहा है। ये वैल्यू हो जाएगी n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग, फिर n इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग और n इक्वल टू 5 के करस्पॉन्डिंग। देखना, तो n इक्वल टू 1 में हाइड्रोजन लेवल की एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऊपर जाएंगे तो ये आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगी। और हाइड्रोजन एटम की तुम याद रखो, हीलियम की निकालनी है तो 4 मल्टीप्लाई करते जाओ। तो -13.6 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा माइनस का 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा माइनस का 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ध्यान से, हाइड्रोजन एटम के लिए हर एक लेवल का एनर्जी, हीलियम एटम के लिए हर एक लेवल का एनर्जी, और इन्फिनिटी पे ये भी जीरो हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए इन दोनों के बीच में गैप क्या होगा? इन दोनों के बीच का जो गैप है ये कहलाता है डेल्टा E12। डेल्टा E12 को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो जरा निकाल के बताओगे कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा फॉर हाइड्रोजन एटम? बताओ, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम कितना होगा? एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है कि 1 और 2 के बीच का गैप। इतनी एनर्जी दे तो वो 1 से 2 में पहुंच जाएगा। तो व्हाट इज गैप? गैप का मतलब ये इन दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस निकालने का तरीका सीधे सीधे E2 में से E1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसके लिए ये वैल्यू आएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, अच्छा और आगे बढ़ जाए, ये जो गैप है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डेल्टा E13। डेल्टा E13 कहलाएगा सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। तो डेल्टा E13 कितना होगा बताओ फॉर हाइड्रोजन एटम? इसी तरह से डेल्टा E14 क्या होगा? एक्चुअली चैप्टर बहुत इजी है, बट ये सब डेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे निकाल रहे हैं वो तो देख ही लो, बट याद होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा चीजें, उतनी जल्दी क्वेश्चन होगा। बताओ, डेल्टा E13 निकालोगे तो ये आएगा 12.09। इसको हम लोग 12.1 भी लिख देते हैं। और डेल्टा E14 निकालोगे तो आएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो आ रही हैं ये बेसिकली हाइड्रोजन एटम की एक्साइटेशन एनर्जी हो गई। एक्साइटेशन का मतलब है कि इतनी एनर्जी देंगे तो वो अपर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। इतनी एनर्जी अगर हम देंगे फोटोन की फॉर्म में तो वो लोअर एनर्जी स्टेट से अपर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाएगा। ठीक है, नीचे नोट करके ये बात लिख देंगे कि जनरली excitation is possible only from ground state, only from ground state, and different wavelengths absorbed by an atom are called lines of absorption spectrum। ठीक है, मतलब जितनी वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करेगा उसको हम लोग बोलते हैं लाइंस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सपोज एन एटम is excited up to n equal to 5। ठीक है, तो n equal to 5 का मतलब है
कि एक लाइन होगी n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2, एक लाइन होगी n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3, एक लाइन होगी n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4, और एक लाइन होगी n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 5। तो अगर ये सारी लाइंस हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं दीज आर लाइंस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब ये कि कौन कौन सा लाइन उसने एब्जॉर्ब किया है, या ऐसे बोलना चाहिए कि कौन कौन सा वेवलेंथ उस एटम ने एब्जॉर्ब किया है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला गया है। देखो एक बार ध्यान से जितनी बातें लिखी हुई हैं, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, तो ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन। और अगर एमिशन देखें तो उसको हम लोग बोलते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ एटम। देखो अगर हमने एटम को एक्साइट किया है, एक्साइट करने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हमने हायर एनर्जी स्टेट में भेज दिया है, तो वो हायर एनर्जी स्टेट में मैक्सिमम टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड्स के लिए ही रुकेगा। वहां पे इलेक्ट्रॉन को जैसे 1 से 2 में भेजा है या 1 से 3 में भेजा है, तो 2 या 3 में वो मैक्सिमम कितना टाइम रुकेगा, 10⁻⁻8 सेकेंड्स। मतलब इसके पहले ही वो वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है। ठीक है, और फाइनली वो ग्राउंड स्टेट में आना ही चाहेगा। तो जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा, तो जो एनर्जी उसने पहले एब्जॉर्ब की थी, अब वो वही एनर्जी निकालेगा फोटोन की फॉर्म में। तो जो फोटॉन्स निकलते हैं ना, जो हमको लाइट, जैसे ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट के अंदर जो डिफरेंट वेव्स हमको वेवलेंथ मिल रहे हैं, वो वेवलेंथ डी एक्साइटेशन की वजह से ही मिल रहे हैं। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम एटम्स को एक्साइट कर रहे हैं और फिर वो एटम्स डी एक्साइट हो रहे हैं, तो डी एक्साइटेशन से हमको फोटॉन्स मिल रहे हैं। बात समझ में आई? तो डी एक्साइटेशन में क्या बोलेंगे, व्हेन एन एटम इज एक्साइटेड टू nth एनर्जी लेवल। मान लो वो nth एनर्जी लेवल में है, n इक्वल टू n में, और ये रहा इसका ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, इस तरह से। ठीक है, ये वाला हो गया सपोज n इक्वल टू n-1। तो जरा ये बताओगे कि वो n से 1 में आने के लिए कितने टाइप से आ सकता है। वो कितने टाइप से पूछने का मतलब ये है कि वो भाई डायरेक्टली n से 1 में आ सकता है, ये हो जाएगा एक तरह से शॉर्टेस्ट पाथ जिसमें एक ही फोटोन एमिट होगा। अगर वो डायरेक्ट आएगा ना n से 1 में, तो इस प्रोसेस में एक ही फोटोन निकलेगा। सपोज डायरेक्ट नहीं आता है, वो पहले n से n इक्वल टू 3 में आता है, फिर 3 से 1 में आता है, तो अगर ऐसा करेगा तो इस बार 2 फोटोन निकलेंगे, λ2 और λ3। या बोले नहीं ऐसे नहीं, पहले n से n-1, फिर n-1 से 3, फिर 3 से 2, 2 से 1, इस तरह से आ रहा है। तो जितने जंप लगाएगा वो उतने ही फोटॉन्स निकलेंगे। तो ये बताओ n से 1 में आने में कितने टाइप के जंप हो सकते हैं, बताओ। उसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ लाइंस इन एमिशन स्पेक्ट्रम। मतलब उसके स्पेक्ट्रम में कौन कौन से वेवलेंथ मिलेंगे। तो ये nc2 लिखते हैं हम लोग इसको, दिस इज n इंटू n-1/2। मैं इसको आपको 4 के लिए समझा के देखता हूँ। सपोज n इक्वल टू 4 है, तो देखो n इक्वल टू 4 जैसे है, फिर हो गया सपोज n इक्वल टू 3, ठीक है, फिर हो गया n इक्वल टू 2, और फिर हो गया n इक्वल टू 1। देखना ध्यान से। तो 4 से 1 में आने के लिए वो कौन कौन से रास्ते ले सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि डायरेक्टली 4 से 1 में आ जाए, या फिर पहले वो 4 से 2 आए, फिर 2 से 1 आए, या फिर वो 4 से 3 आए, फिर 3 से डायरेक्ट 1 हो जाए, या 3 से 1 ना आके 3 से पहले 2 जाए और फिर 2 से 1 में आए। तो ध्यान से बताओगे कि ये कितनी लाइंस हैं। क्यों भाई, टोटल लाइंस कितनी आई हैं? टोटल लाइन ध्यान देखो 6 लाइन है। तो अगर n इक्वल टू 4 में है तो 4 से 1 में आने में 4c2 लाइंस एमिट होंगी, और 4c2 की वैल्यू 6 होती है। तो ये बात ध्यान रखना। एक बात और बताओ, इन सारी लाइंस में
मैक्सिमम एनर्जी वाली कौन सी लाइन है? सीधे नीचे तक आई है, n equals to 4 7 मैक्सिमम एनर्जी वाली लाइन कौन सी है? equals to 4 7 n इक्वल टू 4 से 1। और मिनिमम वेवलेंथ वाली कौन सी लाइन है? n equals to 4 7 n इक्वल टू 4 से 1, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी बोलो या मिनिमम वेवलेंथ बोलो एक ही बात है। अच्छा, फिर दूसरी बात बताना, इसमें से मिनिमम एनर्जी वाली कौन सी लाइन है? equals to 4 से 3 4 से 3 वाली जो लाइन है ना, ये मिनिमम एनर्जी होगी, क्योंकि जितना हम लोग ऊपर जाते जाएंगे तो ये गैप जो है ये रिड्यूस होता जाता है। जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे गैप रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हमें वेवलेंथ निकालनी है किसी भी लाइन की तो क्या कर सकते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू n2 टू n इक्वल टू n1, मान लेते हैं 2 से 1 में आ रहा है, n2 से 1 में, तो उसका वेवलेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? तो देखो, एक तरीका तो ये है कि उसका एनर्जी डिफरेंस निकालो, एनर्जी डिफरेंस n2 और n1 का एनर्जी डिफरेंस निकालो, और उसके बाद लैम्डा निकालने के लिए तुम 1240 में डेल्टा ई से डिवाइड कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि तुम डायरेक्टली 1 बाई लैम्डा निकाल सकते हो। 1 बाई लैम्डा इज r ब्रैकेट 1 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो दोनों में से कोई एक काम कर सकते हो, पहले एनर्जी डिफरेंस निकाल लो, उसको लैम्डा में बदल लो, या डायरेक्ट लैम्डा निकालो, जो तुम्हें पसंद आए, ठीक है ना। इसके बाद इसमें कुछ नाम होते हैं, जैसे लाइमन बामर। लाइमन किसको बोलते हैं? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज होती है जब ट्रांजिशन कहीं से भी n इक्वल टू 1 में आता है तो वो लाइमन होती है। और बार्मर क्या होती है? equal to 2 पे आता है। बार्मर होती है कि कहीं से भी वो n इक्वल टू 2 में आता है तो वो बार्मर सीरीज है। तो और ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं। लाइमन बार्मर बेसिकली ध्यान रखो, लाइमन बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना, इसी सीक्वेंस में। लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर लाइमन बार्मर पे ही तुमको मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हमें निकालना हो वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, तो बताओगे सेकेंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज में ट्रांजिशन कहां से कहां होगा? सेकेंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज का क्या मतलब है? क्यों भाई? सेकेंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, बार्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन का क्या मतलब है? फर्स्ट लाइन का मतलब होगा 3 से 2, सेकेंड लाइन का मतलब 4 से 2, थर्ड लाइन का मतलब 5 से 2। तो इस सेकेंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज का मतलब होगा n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2। तो अगर ये वेवलेंथ निकालनी है तो इसका एक तरीका तो यही है कि 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। r का वैल्यू रख दो तो यहाँ से लैम्डा निकल आएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, एनर्जी डिफरेंस, लैम्डा, बस इसी सब में समझ लो बहुत सारे क्वेश्चन है। या ऐसा कहना चाहिए कि सारे क्वेश्चन इसी में ही है, बस और कुछ है ही नहीं इसमें बोर मॉडल में। सर ये सेकंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज एक बार फिर से बता दीजिए, 4 कैसे हो गया इसमें? फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज क्या होगा? फर्स्ट लाइन क्या होगा? बार्मर सीरीज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी 2 में आए, नीचे ही आना है, ऊपर नहीं जाना, ध्यान रखना। नीचे आते समय कहीं से भी 2 में आएगा तो वो बार्मर सीरीज है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज का मतलब है 3 से 2 में आए। तो यस सेकंड सर। लाइन का मतलब क्या होगा? 4 4 से से 2 में, 5 से 2, 6 से 2, इस तरह से। यस समझ गया। थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगी? सर 5 से 2। थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज 3 to 1। हाँ क्या 3 बोल से रहे 1। हो यार? 4 से 1 होगा थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। हाँ सर 4 to 1 होगा। 4 to 1 है ना, ध्यान से जवाब दो बस। ठीक है। अच्छा, इसमें और जैसे बोलते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये सब तो मालूम होगा वैसे, बेसिक बातें। आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है? देखो, एटम अगर ग्राउंड स्टेट में है तो उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है,
अगर हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन उस एटम को छोड़ दे, बाहर निकल आए, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी पॉजिटिव में देनी पड़ेगी। मतलब -13.6 उसकी एनर्जी है, अगर हम +13.6 उसको और दे देंगे तो उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी और वो फ्री हो जाएगा। एंड एटम इज आयोनाइज्ड नाउ। एटम आयोनाइज करने के लिए यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो H एटम के लिए चाहिए 13.6, He+ एटम के लिए चाहिए 54.4। तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जीज। बताइए, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ही समझते हैं फिर जो भी कुछ बचा है। कुछ डाउट है यहां तक तो बताओ। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, करो ट्राई। देखो इसमें क्या दिया हुआ है उसने उसने कहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। मतलब समझना, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम से अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो ये बन जाएगा He++ एंड प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लग रही है वो 2.2 टाइम्स है एनर्जी किससे? हीलियम एटम से। मतलब हीलियम एटम से अगर हम निकालते हैं तो अगर E0 एनर्जी निकल लग रही है तो हीलियम प्लस से निकालने में 2.2 E0 लग रही है। अच्छा, हीलियम प्लस से निकालने में कितनी एनर्जी लगती है ये तो मालूम है ना हमें। तो 2.2 E0 की वैल्यू 54.4 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों भाई? तो E0 कितना आएगा यहाँ से? 24.7। हाँ, ये आएगा 24.7। तो हमसे पूछा हुआ है टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 3.2 E0। क्यों भाई? तो ये 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। बोलिए, जैसा कहता जा रहा है एग्जैक्टली वैसा वैसा करते जाओ बस। कुछ डेटा ये ऐसा होगा कि हमें थोड़ा याद होना चाहिए तो पुराने से यूज कर लेना। देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन एक करो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो। सेकंड में कोई डाउट है अभी तो पूछिए, 15 बताओ नहीं तो। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 980 एंगस्ट्रॉम। तो एक काम करो, पहले 980 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालते हैं कितनी होगी। तो 12, अच्छा 500 दे दिया उसने, तो 12500 अपॉन 980 कितना बनता है? 12.75। हाँ, तो ये आ रहा है 12.75। तो क्या ये डेल्टा E13 से मैच हो रहा है ना? अब देखो याद होगा डेटा तो उतनी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये n=4 में पहुंच गया है। तो n=4 में फोर्थ ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो होगी R0 इंटू एन स्क्वायर। तो ये 16 R0 हो जाएगा, बस हो गया। क्या भाई? 16 R0 आ जाएगा। और देखो क्वेश्चन नंबर 40 देखो। क्वेश्चन नंबर 40 देखो इसमें कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज 13.6। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li++। तो ये बताओ Li++ का E2 कितना होगा? तो इसको हम लोग लिखेंगे -13.6, ठीक है, इंटू Z² अपॉन n²। क्यों भाई? तो ये हो जाएगा -13.6। Z का मतलब क्या हो जाएगा 3 और n का मतलब 2। तो ये वैल्यू कितनी आती है? माइनस का 30.6। 13.6। बस हो गया, ठीक है ना?
एक और अच्छा क्वेश्चन है, ढूंढ रहा हूँ। ये देखो 45 देखो, देखो इसमें क्या कह रहा है, फोर्स गिवन है, ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू गिवन है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² प्लस बीटा बाई r³ तो फोर्स को हम लोग लिखेंगे एक तो mv²/r, एक इक्वेशन तो ये बनेगी, और दूसरी इक्वेशन बनेगी mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। क्यों भाई, सॉल्व ही करना है इसमें, तो E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² प्लस बीटा अपॉन r³ इज इक्वल टू m/r, और v² की जगह लिख देंगे N²H²/8 नहीं 4 पाई² m² और r²। देखो है ऐसा, देखो यहां से, तो इसमें पूरी इक्वेशन में r³ का मल्टीप्लाई कर दो तो r निकल आएगा, बस r ही निकालना है हमको। आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, माइनस बीटा करके कुछ आंसर आ जाएगा, n² आएगा और माइनस बीटा आएगा, तो बस ऐसे ही सी दिख रहा है। बताइए Yes, sir. क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। कुछ और कॉन्सेप्ट तो कुछ और है ही नहीं मॉडर्न फिजिक्स में, बस ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इसके मैं क्वेश्चंस कुछ और भेज दूंगा, वो जरूर कर लेना, जो मुझे लगता है कि थोड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब आईआईटी में आ चुके हैं, जेईई मेन में फिर से पूछे जा सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है।